या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, यस वी डू बिलीव। लेकिन ये की बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। आज की एक मुलाकात बेहद इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है और शायद मैंने 200 से ज्यादा शो किए हैं। सबसे टफ मुझे इस पर्सनैलिटी को ढूंढने को जो मुझे कठिनाई आई वो सबसे ज्यादा थी, लेकिन हमने आपके खातिर इनको ढूंढ निकाला है। और आज की जो पर्सनैलिटी है, सब टीवीज की हेडलाइन बनने वाली, सब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बनने वाली, हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन करने वाले, हमारी सोसाइटी, हमारे देश का नाम रोशन करने वाली आज हमारे साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आयरा सिंगल जी। आयरा, वेलकम टू द एक मुलाकात। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक, थैंक यू। सो आयरा जी, हमें बेहद खुशी है आपको इनवाइट करके, और हमें बहुत खुशी है कि आपने सोसाइटी का नाम रोशन किया। बट वी ऑल्सो नो यू स्ट्रगल्ड अ लॉट फॉर दैट। एट द एंड ऑफ द डे you are a victorious and we all are proud of you. Now आयरा जी, सबसे पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। जी, अपनी पर्सनल लाइफ में बताएं। क्या जानना चाहें? मेरी लाइफ एक्चुअली मेरा काम ही रही है हमेशा। तो मतलब स्कूलिंग वगैरह मैंने मेरठ और दिल्ली से करी है। फिर उसके बाद कॉलेज इंजीनियरिंग और एमबीए भी मैंने दिल्ली में किया है। और मैंने उसके बाद बॉम्बे में जॉब किया था 1.5 साल से थोड़ा ऊपर। एंड उसके बाद मैंने वो छोड़ के सिविल्स की तैयारी करी। एंड तब 2010 से मैं यही कर रही थी। जी तो आयरा जी, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं ज्यादातर ये डिसेबल कम्युनिटी के तमाम लोग इसे सुनते हैं। तो अपनी डिसेबिलिटी, आप कब डिसेबल हुए, क्या रीजंस रहे, ये थोड़ा सा हमें बताएं। मुझे स्कोलियोसिस है और ये बचपन से है। इसमें ऐसे मुझे कोई कुछ करने में प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, पर ये स्पाइन का डिफेक्ट होता है। इसमें स्पाइन आपकी टेढ़ी होती है सीधी होने की जगह, तो थोड़ा सा आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एंड आपकी हाइट काफी छोटी रह जाती है और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। बट आप काम जनरली आप सारे कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्टेज पे मैंने बहुत डांस में डांसेस करे हैं, मैं थिएटर बहुत करती थी। तो इस तरह मतलब ऐसे कोई मुझे मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं थे। बट हाँ, आपकी मूवमेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्टेड है मूवमेंट्स, बट बंद नहीं है कुछ भी। तो ये कभी आपके लिए चैलेंज बना? चैलेंज तो मेरे ख्याल से आपके लिए वही चीज बनती है जिसको आप चैलेंज मानते हैं। तो मैं तो हमेशा से इसके साथ इजीली जी पाई हूँ, क्योंकि मैंने इसे कभी कुछ वो नहीं माना। मेरे हिसाब से हर किसी में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। हम लोग सब जो है माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ सकते, तो कुछ डिफिकल्टीज है सबकी लाइफ में, सब कुछ करना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उसको उस तरह से नहीं लिया कभी कि मेरे लिए कोई चैलेंज है। मैंने इसके साथ एडजस्ट किया है और इसको अपने आप को एक नॉर्मल हर आदमी की तरह समझा है कि ठीक है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो मैं उसी तरह से जी। तो आयरा जी, कितनी खुशी जब आपने इस बार रिजल्ट किया, जनरल कैटेगरी में आपने टॉप किया, तो इट वाज ए ग्रेट न्यूज। तो सबसे पहले ये न्यूज आपको किसने सुनाई और कैसा आपका रिएक्शन था, आपकी फैमिली का रिएक्शन था? मैं एक्चुअली अकेडमी में हूँ अपनी, मैं IRS कस्टम्स एंड एक्साइज की ट्रेनिंग कर रही थी। तो वहाँ पे मेरे साथ और भी लोगों ने पेपर दिया था। तो सब पेपर रिजल्ट का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने पहले से अनाउंस कर दिया था वो कितने बजे रिजल्ट निकालेंगे। तो बल्कि मेरे पास तो इंटरनेट था नहीं, तो मैं तो रिजल्ट नहीं देख पाई। बट मेरे वहाँ पे मेरी फ्रेंड है रजनी शर्मा, उसने देखा और वो चिल्लाती हुई कॉरिडोर में बहुत एक्साइटेड थी। वो भाग के आई, उसने मुझे बताया। तो मैंने माना नहीं काफी देर तक। तो मैंने उसको बोला कि दोबारा चेक कर। और फिर बाकी लोग भी आ गए फटाफट, जिन्होंने सबने रिजल्ट देखा। एंड मैंने तो शायद 7 दिन बाद रिजल्ट देखा है फाइनली। पर हाँ, बाकी लोगों ने मेरे को काफी देर तक विश्वास नहीं हुआ। पेपर मेरा अच्छा हुआ था, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि
मैं टॉप रैंक पे आऊंगी। तो थोड़ा सा विश्वास करने में मुझे टाइम लगा। फिर मैंने घर पे फोन करके बताया, क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ और मेरी फैमिली दिल्ली में थी। तो वो लोग तो बहुत खुश हुए, शायद मेरे से ज्यादा खुश बाकी सब लोग हैं, क्योंकि मेरे लिए तो ये बस मेरे लिए टॉप आना कोई वो नहीं था जिसको मैं टॉप आने की कोशिश नहीं कर रही थी। मेरी तरफ से मैं अपने देश के लिए काम करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी सोसाइटी में जिन लोगों को कुछ भी जरूरत है, जिनकी पूरी नहीं हो पा रही है, उनको पूरा करवाने में उनकी हेल्प करना चाहती थी जी। तो मेरे लिए अभी काम बचा है, तो मेरी खुशी तो उसी टाइम पे आएगी जब मैं वो कुछ पूरा कर पाऊंगी। बिल्कुल, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप कर पाएंगी। आयरा जी, ये बताएं कि जो आपका केस चला था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, तो वो काफी एक पीरियड था जिसमें आपने स्ट्रगल किया, तो उसके बारे में हमें लिसनर्स को थोड़ा विस्तार में बताएं। ऐसा था कि मैंने 2010 में जब एग्जाम दिया था, मैंने अपना 2010 में जॉब छोड़ा था एंड उसके बाद मैंने पेपर दिया, तो मैं क्लियर कर लिया था मैंने एग्जाम। मेरा फाइनल लिस्ट में नाम था और रैंक के हिसाब से मुझे IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज की जॉब मिलनी थी। पर वहाँ से कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन करके होती है डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। एंड उसमें क्या होता है कि आपको कुछ दोनों कैटेगरीज में फॉल करना पड़ता है हर सर्विस के लिए। तो मेरी फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऐसी थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ IAS की जॉब में एलिजिबल थी, मैं बाकी गवर्नमेंट की किसी जॉब में एलिजिबल नहीं हूँ, चाहे वो ग्रुप C की हो, ग्रुप B की हो, ग्रुप B की हो या और कोई ग्रुप A सर्विस। तो ये बात मुझे पहले नहीं पता थी पेपर देने से, और मैं फिजिकल रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करती थी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि ऐसी भी कोई क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि आज तक तो कभी किसी मैंने सुना ही नहीं था ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन होती है कैटेगरी में या कैंडिडेट में। एंड उसकी वजह से मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया और मुझे कोई भी जॉब नहीं दी गई, जबकि मेरे से नीचे रैंक में सबको जॉब दी गई और ऊपर तो सबको मिलती ही थी। तो तब मैंने सोचा कि ठीक है मैं दोबारा पेपर देती हूँ, क्योंकि मेरा तो वो पहला अटेम्प्ट था तैयारी करके। बट फिर मेरे पास फिर बाकी कैंडिडेट्स के फोन आए कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्हें भी जॉब नहीं दी गई थी। एंड कईयों को कोई नीचे लेवल की जॉब दे दी गई थी, मतलब नीचे प्रेफरेंस की जॉब, नॉट नीचे लेवल बट नीचे प्रेफरेंस की जॉब, और कईयों को तो कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो हर साल होता है और ये तो हर किसी के साथ होता है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के साथ और ज्यादा एक्स्ट्रा कैटेगरीज लगाई जाती हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ नहीं करा जाता है। तो इसलिए फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे पास क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी उसे हैंडल करने की, कोर्ट में जाने की। हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, लॉयर्स की फीस, पूरा कोर्ट में जाना, ये सब बहुत महंगा होता है। एंड बाकी कैंडिडेट्स के पास इतने पैसे नहीं थे, पर क्योंकि मेरे पास थे तो मैं इससे कोर्ट में गई। और मेरे पेरेंट्स पहले से ही सोचते थे कि हमें इस बात को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये काफी अनफेयर सिस्टम था। Exactly. तो हम 2012 में कोर्ट में गए थे और उसके बाद 2014 में मेरा जजमेंट आया। तो अपनी तरफ से मैंने कभी ना उस बारे में ज्यादा वो नहीं किया, मैं सिर्फ जीतना चाहती थी ताकि बाकी लोगों को मेरे जजमेंट के बेसिस पे जॉब मिल सके। वो अभी तक हो नहीं पाया है, बट मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा हो पाए। जी, तो अभी इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आप कब से हैं IRS में? मैं दिसंबर 2014 से हूँ। दिसंबर 2014। तो आप मानती हैं, अब आपके अकॉर्ड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको, लेकिन आपके नजरिए में डिसेबल लोगों को क्या सोसाइटी में चैलेंजेस आते हैं? और साथ ही साथ एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छी फैमिली से, एक फाइनेंशियल एक एलीट क्लास से बिलोंग करती हैं, तो आप ये बिल्कुल महसूस करती हैं कि जो लोग गरीब हैं उनको तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो किस तरीके से आप देखती हैं इस पूरे संज्ञान को कैसे देखती हैं आप? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो किसी को भी कोई अगर फिजिकल परफेक्शन नहीं है किसी के पास भी, सोसाइटी क्या होती है, एक तो हमारे घर वाले कि पहले दिन से हमें कुछ कम मानने लगते हैं कि अगर आप में फिजिकली आप परफेक्ट नहीं है तो शायद आपका दिमाग भी परफेक्ट नहीं है, और फिर आपको एक नीचे लेवल में से आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके लिए सिर्फ बहुत नीचे हो जाती है दुनिया की, और आपको बड़ी दया की नजर से देखा जाता है। आपको तब ये सोचते हैं अरे ये बेचारा ये क्या कर पाएगा, जबकि आपके अंदर शायद बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, पर लोग उसे देखना ही नहीं चाहते हैं
क्योंकि आपका फिजिकल परफेक्शन इज व्हाट पीपल डिफाइन एज मेंटल परफेक्शन ऑल्सो। तो सबसे पहली चैलेंज तो ये आती है कि सोसाइटी आपको एक वीक इंसान की तरह से देखती है। वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल एक्टिविटी, आपकी जितना भी आपका मेंटल टैलेंट है उसको नहीं देखती है। दूसरी चीज, कहीं पे आप खुद भी अपने आप को बाकी लोगों से कम मानने लगते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि शायद मेरे में एक कमी है, और आप इसलिए अपने लाइफ में जितना आप पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं उतना करते नहीं हैं, क्योंकि आप अपने लिए टारगेट्स ही वैसे नहीं रखते। आप अपने लिए एक्सपेक्टेशन भी कम रखते हैं और इसीलिए आप उन्हें मीट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, तो आप उतना ही करेंगे। तो आप अपने पोटेंशियल खुद भी नहीं रीच करते हैं और आपके आसपास के लोग भी आपको नहीं नहीं एनकरेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है। और फाइनेंशियली चैलेंज मेरे ख्याल से जो बाकी लोगों को आता है वो हमें भी आता है, शायद थोड़ा सा और ज्यादा आता है, बिकॉज जो ट्रीटमेंट आपको चाहिए होते हैं, जो आपको सपोर्ट फिजिकल चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अच्छी टच चाहिए या आपको विजुअल उसमें कुछ डिवाइसेस चाहिए, आपको ब्रेल की बुक्स चाहिए, कुछ ट्यूटर स्पेशल चाहिए, वो सब भी आप नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो इकोनॉमिक डिफिकल्टी और आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। बट काफी हद तक ये भी है कि आप अपने आप को अगर सक्षम मान के कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सक्सीड भी कर सकते हैं। So it was a red letter day. You created history. Now you are immortal. Your name is immortal in the history. So now आपका प्लान कब से था सिविल सर्विसेज में जाने का? क्या चीज मैं सुन नहीं पाई? आप सिविल सर्विसेज में कैसे आपका इंटरेस्ट आया कि आपको IAS ऑफिसर बनना है? ये कब से आपका प्लान था और ये कैसे आया? मुझे बचपन से बनना था, क्योंकि मुझे सोसाइटी की हेल्प करने की बहुत वो थी और मुझे देश सेवा करनी थी। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, पर मेरे पापा को लगा कि तुम इतनी कमजोर हो, तुम इतनी छोटी सी हो, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगी। तो उन्होंने मुझे 12th में बायो नहीं दी। उन्होंने लगा कि इंजीनियरिंग मेरे लिए ज्यादा आसान होगी, तो मुझे इंजीनियरिंग में उन्होंने इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ दिया। पर मुझे डॉक्टर के अलावा IAS का जॉब भी अट्रैक्टिव लगता था, सिविल सर्विसेज, IAS एंड IFS बोथ। तो जब मैं डॉक्टर नहीं बनी तो मैंने सोचा कि ठीक है अब इसी को करते हैं। तो इसलिए बनने का इरादा तो मेरा बचपन से ही था। अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि आपको शायद डिसेबल लोगों का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस में। तो इसके बारे में आपके पास कोई खबर है, कुछ आपको सुनने को मिल रहा है, और क्या आपका किसी मिनिस्टर से ऑफिशियल बात हुई है? जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था ऐसा कि बट अभी उस बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है और मुझे अभी उस बारे में कुछ वो नहीं पता है। आपको नहीं पता? तो गवर्नमेंट का रोल क्या देखते हो आप डिसेबल लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू में? गवर्नमेंट को करना बाकी है, और क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो गवर्नमेंट की अप्रोच है टुवर्ड्स डिसेबल पीपल? देखिए, गवर्नमेंट की अप्रोच अब पॉजिटिव होती जा रही है एंड अब रियलाइज किया जा रहा है कि हाँ, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जो अभी बिल आ रहा है उसमें 5% रिजर्वेशन देनी जा रही है। मैं ये नहीं मानती कि हमें रिजर्वेशन इसलिए चाहिए कि हम किसी से कम हैं। हमें रिजर्वेशन इसलिए चाहिए बिकॉज हमारी लाइफ में और जो डिफिकल्टीज आती हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ाई करनी है सिविल्स की, तो एक डिसेबल्ड इंसान के लिए मटेरियल ढूंढने जाना और क्लासेस अटेंड करना ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एक ऐसे इंसान के लिए जिसके पास जो अपनी गाड़ी चलाता है, जो इधर से उधर इजीली जा पाता है। तो होती है, सिर्फ उनसे हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है एंड गवर्नमेंट को इस वजह से हमारी हेल्प करनी बनती है। एंड एक और चीज है, सोसाइटी आपको इक्वल नहीं मानती है, तो जब तक सरकार उस पहल नहीं करेगी तो सोसाइटी भी नहीं करेगी। तो उस वजह से भी ये चीजें अच्छी होती हैं। पर उसके अलावा हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फॉर एग्जाम्पल हमारे बिल्डिंग्स में रैंप्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ जो डिवाइसेस चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स को, डिसेबल लोगों को, वो इजीली अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ साइन लैंग्वेज जैसी चीज है वो प्रेवलेंट नहीं है, बहुत कम लोगों को साइन लैंग्वेज आती है। फिर ब्रेल की बुक्स एंड ब्रेल में समान मटेरियल जो है पढ़ाई का डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। तो एंड प्लस स्कूल्स वगैरह, उनमें ज्यादातर स्कूल्स बहुत हिचकिचाते हैं किसी भी स्पेशल नीड्स के बच्चे को लेने में। तो उन सबको एनकरेज करने में, नॉर्मल स्कूल्स में इंक्लूसिवनेस बढ़ाने में, इन सब चीजों में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब तक गवर्नमेंट नहीं स्टार्ट करेगी, कोई और भी स्टार्ट नहीं करेगा। जी,
तो आयरा जी ये बताएं कि आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अभी तक आपने ज्वाइन किया है, काम किया है, और आप कहती हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए सर्विस देना चाहती हैं, तो किस तरह का काम आप करना चाहती हैं और क्या आप पहले कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे? नहीं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं जुड़ी हूँ। मैं एक थोड़े वैसे बच्चों के स्कूल में जाती थी, बच्चों के ऑर्फनेज में जाती थी। एक थोड़े से मेंटली चैलेंज बच्चों के जिनको उनके पेरेंट्स ने ऑर्फनेज में छोड़ा था, मैं वहां जाके काम करती थी इवनिंग में थोड़ा सा, बट मैं ऐसे जुड़ी नहीं थी। तो जिस टाइम पर मैं पढ़ रही थी तो मैं पूरी तरह से अपने आप को कुछ डेडिकेट नहीं कर पाती थी, और मैंने ये सोचा था कि कुछ भी करना है तो मैं गवर्नमेंट के थ्रू करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोप एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होता है। तो मैं बेसिकली मैं गवर्नमेंट में ही इसलिए आई थी कि मैं एक ऐसे सेगमेंट्स के साथ काम कर सकूं, ऐसे सेगमेंट्स में चीजें इम्प्रूव कर पाऊं। ठीक, तो अभी आप मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? हाँ, हाँ। तो कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगी आप? नहीं, नहीं, नहीं। मैं ऐसा सोचा नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम लोग तमाम प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आप तक पहुंचना संभव नहीं है, तो उन तमाम लोगों की ओर से भी मैं आज, हमारी तमाम मेलिंग लिस्ट है, फेसबुक में है, तो सभी लोगों की ओर से भी आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। कुछ लोग कह रहे थे कि आयरा सहगल जी आप तो अब एक स्टार बन गई हैं, ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी कुछ देर में। नहीं, नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात। तो आप स्टार बन गई हैं, आप बन गई हैं, तो आप मान लीजिए, हमें प्राउड है इस पे कि आप स्टार बने, हम चाहते हैं आपको सुन के और भी बने। तो आपने अपने फेसबुक को वो रिक्वेस्ट लेना बंद कर दिया, वो ऐसा क्यों जी? देखिए, मैं ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फेसबुक मेरे लिए, मेरे सिर्फ अपने परिवार और फैमिली के लिए है, और अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए है। तो मैं फेसबुक पे ऐसे सबको नहीं ऐड कर सकती। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे बहुत लोगों का मानना होता है कि जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हाँ। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है सोसाइटी में। लेकिन जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो वो बातें चेंज हो जाती है और हमारा कहीं ना कहीं कांटेक्ट टूट जाता है कम्युनिटी से ही। जो हमारे प्लान होते हैं सक्सेस होने के बाद वो नहीं रहते हैं ऐसा। तो क्या आप ऐसा कुछ मानती हैं? मेरे ख्याल से तो हर इंसान पे अपना होता है। जितना आप किसी चीज में बिलीव करते हैं आप उतना ही उसे फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में डे टू डे प्रॉब्लम्स कई बार बढ़ जाती हैं कि जो आपके प्लान होते हैं आप उसे पूरा नहीं कर पाते। पर मुझे लगता है कि अगर आप समय निकालें तो आप सब चीज कर पाते हैं। जी, तो आयरा जी ये बहुत अच्छी बात कही आपने। सीरियसली आई सल्यूट यू। ये बात हमें सभी को समझने की बहुत जरूरत है कि इफ वी हैव डिसाइडेड समथिंग टू डू वी कैन डू, देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर दैट। नाउ गेटिंग बैक, आयरा जी आपका रोल मॉडल कौन है? आपके शौक क्या है? आप हॉबीज बताइए हम आपको। मेरी हॉबीज रीडिंग है, ट्रैवलिंग है, कुकिंग है, डांस है, थिएटर है। मैं थोड़ी बहुत केमिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। मुझे फुटबॉल देखना पसंद है, मूवीज देखती हूँ, म्यूजिक में इंटरेस्ट है। मेरे बहुत सारी हॉबीज हैं और मैंने अपनी काफी जिंदगी का वक्त हॉबीज में बिताया है। शो के बाद फिर हम आपसे रेडियो उड़ान का भविष्य जानेंगे। आप एस्ट्रोलॉजी करती हैं, तो आपके रोल मॉडल कौन है? नहीं, मेरे ऐसे कोई रोल मॉडल नहीं है। मुझे लगता है हर किसी में कोई अच्छाई है, एक रोल मॉडल बनने की अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। हम हर किसी से कुछ सीख सकते हैं। तो मैं सबसे सीखती हूँ, चाहे वो कोई इंसान मुझे किसी भी उसमें मिले या कोई महान शख्सियत हो, तो मैं किसी एक इंसान को ऐसे रोल मॉडल नहीं मानती हूँ। रोल मॉडल है। तो क्या आपके फ्रेंड सबसे ज्यादा आपकी क्या तारीफ करते हैं? सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? खाने में जी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को रेसिपीज में फॉलो करने में ज्यादा वो आता है। तो मैं मतलब जो भी मेरे को नई अच्छी सी रेसिपी मिलती है या किसी चीज का कुछ खाने का मन होता है तो मैं वो बना देती हूँ। जनरली मैं रेसिपीज को अच्छे से फॉलो कर पाती हूँ तो इसमें मेरा खाना ठीक बन जाता है। तो मतलब अब आप सारी चीजें अच्छी बनाती है, एक पर्टिकुलर आपको डिश पे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते? नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है।
मतलब कोई भी चीज आपकी कभी भी अच्छी बनती है और कई बार खराब भी बन जाती है, सेम ही चीज। तो थिएटर में आप क्या ऐसा तो करती हैं? थिएटर में क्या करती थी आप? थिएटर में मैं थिएटर में मेनली पहले एक्टिंग करती थी, बट मुझे थोड़ा चीजें याद करना अच्छा नहीं लगता, तो अब मैं ज्यादा डायरेक्शन करती हूँ। ज्यादा डायरेक्शन करती हैं, तो कुछ थोड़ी सी एक्टिंग आप हमारे लिसनर्स के लिए, थोड़ी सी रिक्वेस्टिंग यू, कुछ हमें अपने थिएटर का थोड़ा सा नमूना आप दिखाएंगी? नहीं, ऐसा मैं अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं करना चाहूंगी बट ऐसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद अभी तुम्हें ऐसे मतलब वो इफेक्ट भी नहीं आएगा आपको। चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। तो आपको एक सिचुएशन है कि अभी आप खाना बना रही हैं और आपसे वो चपाती जो है थोड़ी सी सड़ गई है और आपकी मम्मी अब आपको डांट रही हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? डांट रही हैं तो मैं ऐसे ओके, मैं ना अपोलोजाइज कर देती हूँ ऐसी सिचुएशन में जनरली। तो आप नहीं बताना चाहते फाइनली, मतलब डिप्लोमेटिक हो गई हैं अभी आईएएस बनते ही आप, तो फाइनली? नहीं, डिप्लोमेटिक की बात नहीं है, बट मैं सिचुएशन में जनरली अपोलोजाइज कर दूंगी अगर किसी को वो लगेगा मेरी गलती है तो मैं अपोलोजाइज कर ही देती हूँ। तो मतलब इस सिचुएशन में मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, शायद उतनी अच्छी एक्टर शायद मैं नहीं होंगी, बाकी लोग कुछ कर पाते होंगे। जी, तो आपकी बुक्स, अच्छा आपके फेवरेट ऑथर कौन है? एक ब्रिटिश ऑथर हैं विक्टोरिया हॉल्ट, आई जनरली प्रेफर हर बुक्स। वो फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर। इससे पहले मैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं जो लिसनर्स ने भेजे हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको टिप्स देने हैं सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करने के लिए लिसनर्स को, तो आपसे पहले हमने बीनो जाफीन जी से की थी जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में गई हैं, वो ब्लाइंड कैंडिडेट हैं इफ यू आर अवेयर। तो उन्होंने भी कुछ टिप्स दिए, तो आप क्या टिप्स देंगी, क्या सबसे जरूरी है आईएएस बनने के लिए? सबसे जरूरी ये है कि आप दिल से आईएएस अपने लिए बनना चाहते हैं, किसी अच्छे मोटिव के लिए बनना चाहते हैं, ना कि दुनिया को कुछ प्रूव करने के लिए या किसी से लड़ने के लिए। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत सिंसियरली करिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए कि मैं इतने घंटे किताबों के सामने बैठा रहा और मैंने पढ़ लिया। अपनी गलतियों को सिंसियरली एनालाइज करिए, जहाँ पे आपकी कमी है उस पे काम करिए और एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए अपने लिए। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखिए और अपने आसपास अच्छे लोगों से अच्छी चीजें सीखिए। सबसे फनी मोमेंट आपकी लाइफ की अगर हमें एक जानने को मिले लिसनर्स को, तो वो क्या होगी? अरे बाप रे, ये तो आप ऐसे तो मुझे, ये सवाल मैंने पूछ लिया यही शायद। हाँ जी, नहीं नहीं, बहुत चीजें होती रहती हैं, जैसे थिएटर में तो बहुत चीजें होती हैं। स्टेज पे कई बार आप डायलॉग भूल गए तो फिर आप कहीं से भी शुरू कर देते हैं, तो ऐसी बहुत चीजें होती हैं, पर ऐसे मुझे अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा जी। सबसे कोई टची मोमेंट, जो सबसे टची मोमेंट रही हो आपकी लाइफ की? आई थिंक ये रिजल्ट आना। तो आप जो ये आईएएस बने, अगर आपको क्रेडिट देना हो तो आज इस मंच से आप तमाम लोगों को क्रेडिट जिसका आपको लगता है कि श्रेय रहा है आपकी सक्सेस में, तो वो कौन लोग हैं? लिसनर्स भी जानना चाहेंगे और मैं खुद भी जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, उसमें मेरे पापा का और मेरी मम्मी का सबसे ज्यादा हाथ है। उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया कुछ करने पे और करने के लिए, एंड उन्होंने मुझे अपने आप को केपेबल बनाना सिखाया। जी। तो अच्छा आप थिएटर करती हैं, तो फिर आपके सबसे फेवरेट स्टार कौन है, बॉलीवुड स्टार? मुझे किरण खेर नाम पसंद है, बिकॉज उनकी एक्टिंग एकदम नेचुरल होती है और वो इतनी अमेजिंग तरह से सारे कैरेक्टर्स को वो करती हैं। शी डज कॉमेडी, शी डज ट्रेजेडी, शी डज इट ब्रिलियंटली। तो मुझे थिएटर एक्टर्स में सबसे अच्छी वही लगती है। नाम स्किप हो गया, एक बार नाम ले लें दोबारा, आपकी आवाज कट गई थी। किरण खेर नाम। किरण खेर जी, तो आप किरण खेर जी। तो आप मिमिक्री या सिंगिंग भी करती हैं? क्या चीज? आप मिमिक्री या सिंगिंग भी करती हैं? नहीं, दोनों में से कुछ नहीं। दोनों में से कुछ नहीं करता। तो ये किरण खेर थे। अगर कोई मेल एक्टर सबसे फेवरेट आपका हो, उनकी किसकी एक्टिंग? अनुपम खेर जी की? क्या चीज? कोई मेल एक्टर, कोई मेल फेवरेट एक्टर
जिनकी एक्टिंग आपको नहीं, ऐसे मेरे कोई फेवरेट एक्टर नहीं है। मुझे लगता है सभी हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, तो मैं इंडिविजुअली तो ऐसे किसी को नहीं वो करती हूँ। जी, तो ये आज लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे साथ एरा सिंगल जी हैं, जो हमें दिल्ली से हैं, जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है। एरा सिंगल जी, आप लिसनर्स को क्या मैसेज देंगी? मैं यही कहूंगी कि अपने आप को किसी से कम मत समझिए, अपनी कैपेबिलिटी खुद डेवलप करिए एंड जो आपको पसंद है उसमें काम करने की कोशिश कीजिए। अपनी पोटेंशियल को खुद आप रियलाइज नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। आप ये मत सोचिए कि दुनिया आपसे लड़ना चाहती है, दुनिया आपका सपोर्ट करेगी अगर आप अपना खुद सपोर्ट करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, अपनी शक्ति में विश्वास रखिए और जो आप करना चाहते हैं उस पर पूरी तरह से मेहनत करिए। आई एम श्योर आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आयरा जी, ये बता दीजिए हमें कि आप आईएएस सबसे टफ स्टडी मानी जाती है, उसके साथ साथ आप थिएटर भी करती थी, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, वो भी करते, तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? देखिए, मैं पढ़ाई थोड़ी कम ही करती हूँ, बहुत देर तक तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं ये मानती हूँ कि आप जिस चीज के लिए टाइम निकालेंगे आपके पास उस चीज के लिए टाइम होगा। तो मेरी तरफ से मैं सब चीजों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। सब चीजों के लिए आप टाइम निकाल लेती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो आईएएस करते हैं यही रहता है कि वो किताबों में ज्यादा होता है कि हमारे टाइम ही नहीं मिलता था कुछ और करने को, तो हम ज्यादा समय लेते हैं। लेकिन आयरा सिंगल जी हमें बता रही हैं ये सब कुछ मैनेज करके चलती हैं, इसी के कारण ये आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो ये गवर्नमेंट के साथ रहकर काम करना चाहती है कम्युनिटी में, और इनको जैसे इन्होंने बताया कि एक कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये हो सकती हैं कि ब्रांड एम्बेसडर बने डिसेबल लोगों की। तो आपका और भी किसी कांटेक्ट है आप अपनी कम्युनिटी में जो डिसेबल लोग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो आप कोई आईएएस ऑफिसर? मैं एक बात बोलूं जी, बुरा मत मानिएगा, आप इसे कम्युनिटी क्यों बोलते हैं? जैसे क्योंकि मानते हैं क्योंकि आपने पहले, क्योंकि मेरे हिसाब से हम में से कोई अलग नहीं है, हम में से कोई अलग नहीं है, हम सब एक ही कम्युनिटी है। हम सब दुनिया में सब लोगों की कुछ अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। हम अगर अपने आप को अलग मानेंगे तो हम अलग डिक्लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल, हमें अपने आप को अलग ही नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, हम नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं। लेकिन आपकी पहली लाइन वो को याद आती है इंटरव्यू में कि ये सोसाइटी हम कितना भी कर ले लेकिन हमें अलग कर देती है, तो इस तरह पे हम भी आमादा हो जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा सोसाइटी हमें अलग कर देती है। मैंने ये कहा कि सोसाइटी हमें अलग तरह से देखने की कोशिश करती है, पर कोई बात नहीं, हम अगर अपने आप को अलग कम्युनिटी बनना शुरू करेंगे तो हम एक अलग कम्युनिटी बनेंगे जी। देखिए, हर चीज अपने आप से शुरू होती है, बाहर वालों को हम नहीं ब्लेम कर सकते हैं हर समय। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को एक अलग कम्युनिटी ही नहीं बोलना चाहिए जी। हम सब अलग हैं, हम सब सेम हैं। कोई कुछ अच्छा करता है, कोई कुछ अच्छा करता है। अब किसी को अगर किसी बच्चे के अगर पेरेंट्स नहीं है तो उसकी लाइफ भी उतनी ही डिफिकल्ट है जितनी किसी और जिसके चलने में प्रॉब्लम है। हर अलग अलग तरह से मुश्किल है, तो शायद हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट करें, ये अच्छा नहीं है। जी, आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट। जी बिल्कुल, हाँ जी जी, आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट एंड नो कमेंट। आपकी विचार बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए और हम रिगार्ड करते हैं। और मेरे हिसाब से शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी। अगर दुनिया नहीं समझ पा रही है तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे ना, हम अपने आप को अलग नहीं मानेंगे। जी, थैंक यू सो मच आयरा जी, अपना कीमती समय देने के लिए, अब हमसे बात करने के लिए। होप कि आप फ्यूचर में भी इसी तरह चमकती रहेंगी, हमारे साथ बात करती रहेंगी और अपना कीमती समय, अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिसनर्स के लिए निकालेंगी। टुडे, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम।